हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से हमारे सेकंड चैप्टर का फोर्थ पार्ट लेके। और इस पार्ट में हम बेसिकली जो पूरा सोलर सिस्टम का पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं। फिर सन की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है उसको कवर करेंगे और फिर एंड में हम मिल्की वे गैलेक्सी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और फिर थोड़ी प्लैनेट्स की जानकारी भी हाथ ले लेंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट से हम चालू करते हैं हमारा प्यारा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो द सोलर सिस्टम इट इज़ एन सिस्टम ऑफ प्लैनेट, सैटेलाइट, प्लैनेटॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा। एट द सेंटर ऑफ इट इज सन। मतलब देखो, बीच में सन है और आसपास सारे प्लैनेट, सैटेलाइट्स और वो सब है। देखो प्लैनेटॉइड्स मतलब क्या कि वो प्लैनेट जितने बड़े भी नहीं है और सैटेलाइट जितने छोटे भी नहीं है, तो वो प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में आते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लैनेटॉइड्स, ठीक है। और एक बार, जो प्लैनेट जितने बड़े भी नहीं है और सैटेलाइट जितने छोटे भी नहीं है उनको हम बोलेंगे प्लैनेटॉइड्स, ठीक है। इतना सही है। और बीच में है सन। और हम इस पूरे जो पूरा सिस्टम है उसको हम बोलेंगे सोलर फैमिली, ठीक है। और सोलर फैमिली में टोटल 8 प्लैनेट्स है। कौन कौन से? तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और बीच में है हमारा प्यारा सन। ओके, मोर देन 173 सैटेलाइट्स, 173 से ज़्यादा सैटेलाइट्स है। फिर 45,000 से ज़्यादा प्लैनेटॉइड्स है, कॉमेट्स है, मीटियोर्स है। और इन सब का कलेक्शन को हम बोलेंगे सोलार सिस्टम। ओके, सिंपल है। तो देखो, सबसे नज़दीक जो है वो मर्क्यूरी है, फिर सेकंड नंबर पे वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। देखो, मर्क्यूरी जो है वो सबसे छोटा है, फिर वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है वीनस। फिर अर्थ जो है इकलौता हमारी प्यारी धरती माता जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। फिर मार्स, फिर जुपिटर जो सबसे बड़ा है। प्लैनेट्स 8 जो प्लैनेट है उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर। फिर जो सैटर्न है जिसके पास रिंग है। फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, इतना सही है। और द सन इज़ at the center of solar system and all the planets and other celestial bodies revolve around it. celestial मतलब जो चीज़ें स्पेस में होती है उसको celestial बोलते हैं। जैसे कि मीटियोर्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, उन सबको सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट स्पेस में है उसको सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सन के बारे में। तो आवर सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड लाइफ, उसको हम बोलेंगे सन। मतलब सन ही है जो पूरा सोर्स ऑफ लाइट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सन के कारण फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के कारण ही तो प्लांट्स खाना बना सकते हैं, और तो हम खाएंगे नहीं एंड सो ऑन। इसीलिए जो सन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब हम ऊपर से देखें तो अवर सन इज़ एन एवरेज साइज स्टार। मतलब सन रहा स्टार की कैटेगरी में ही आता है कि सन भी एक स्टार ही है, ठीक है। which shines on its own and also provides light to all its members। मतलब सोलर सिस्टम के जितने भी मेंबर्स हैं उसको वो लाइट प्रोवाइड करता है, वो खुद साइन करता है और बाकी सबको लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब की इफेक्ट्स क्या है सन के, ये सारे काफ़ी काम के हैं, याद रखने होंगे क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपके टेक्स्ट में। तो देखते हैं कि डायामीटर तो 13,92,000 किलोमीटर जो है वो सन का डायामीटर है, जो अर्थ के डायामीटर से 109 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब सोच लो सन कितना बड़ा है अर्थ से, ठीक है। 13,92,000 किलोमीटर्स डायामीटर है जो अर्थ से 109 टाइम्स ज़्यादा है डायामीटर, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से 28 टाइम्स ज़्यादा है, 28 टाइम्स, ठीक है। फिर सरफेस टेम्परेचर कितना है हमारे सन का, तो वो है 6,000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6,000 डिग्री सेल्सियस। ये तो बाहर का टेम्परेचर, अभी उसका अंदर का टेम्परेचर कितना है, तो अंदर का भाई साहब देखो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसके सेंटर का टेम्परेचर है।
तो आउटर टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस और इनर जो उसका सेंट्रल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द सन सेंटर इज़ मैनी टाइम्स हायर देन दैट एट द अर्थ सेंटर। मतलब जो सन के टेम्परेचर है, सन के सेंटर का टेम्परेचर वो अर्थ के सेंटर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, वो जो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा सन के कंपेयर में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि हाइड्रोजन न्यूक्ली आर फ्यूज्ड इनटू हीलियम इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस अकरिंग एट द सन सेंटर। देखो इसके लिए ये सन के नीचे वाली इमेज में देखो ये हाइड्रोजन न्यूक्ली है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है हीलियम न्यूक्ली में। इसके कारण क्या होता है कि एनएमरेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। मतलब ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस हो रही है ना उसमें बहुत ज़्यादा हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देन the energy released from the sun per second is equivalent to the energy produced by burning of 12,000 billion tons of coal। 12,000 billion tons of coal जब हम जलाएंगे तब जितनी हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतनी सन में पर सेकेंड प्रोड्यूस होती है। कैन यू इमेजिन, लिटरली सन में से इतनी ज़्यादा हीट जो है एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, ओके। 12,000 बिलियन टन्स ऑफ कोल को जब हम बर्न करेंगे तब, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम तक सन में उतनी रिलीज़ होती है, बस 1 सेकेंड के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर दिस एनर्जी इज इमिटेड इनटू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मतलब ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्पेस में एज अ रेडिएशन फैल जाती है, एज अ रेडिएशन, ठीक है। देन अब होता है सन का एक अलग टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स बेसिकली वहाँ से हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो अब उसको हम पढ़ते हैं कि द ब्लैक स्पॉट सीन ऑन द सन सरफेस फोटोस्फीयर इज़ नोन एज सन स्पॉट। मतलब जो काले धब्बे सन की आउटर सरफेस पे दिखते हैं उसको हम सन स्पॉट बोलते हैं। और एक बार जो सन की सरफेस है उसके ऊपर जो काले धब्बे हमें दिखते हैं, डॉट्स दिखते हैं, उसको सन स्पॉट बोला जाता है। और फोटोस्फीयर का मतलब क्या है वो देखो ये नीचे फोटोस्फीयर वाले में कि द ब्राइट लेयर सराउंडिंग द सन अप टू 400 किलोमीटर इज़ नोन एज फोटोस्फीयर। मतलब कि जो अंदर तक 400 किलोमीटर तक जो ब्राइट लेयर है सन को कवर करी हुई उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। मतलब सन की आउटर लेयर, और आउटर मतलब कितनी कि 400 किलोमीटर अंदर तक की आउटर लेयर पूरी, वो जो है उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, ओके। उसके ऊपर जो है वो हमारे सन स्पॉट दिखते हैं। दे आर, अभी देखो जो सन स्पॉट है वो क्या है कि दे आर रिफ्ट वैली ऑन द सन सरफेस थ्रू विच द सन्स इनर हीट कम्स आउट। अभी देखो वो अपना हाइड्रोजन से हीलियम वाली न्यूक्ली जो प्रोसेस हो रही है उसमें हमने देखा कि कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो वो एनर्जी सन के अंदर अंदर ही रहेगी तो क्या होगा, तो उसको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। तो बाहर निकलने के लिए ये जो है सन स्पॉट्स है, वहाँ से जो हीट और एनर्जी जो होती है वो उस सन स्पॉट्स के थ्रू बाहर निकल जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं स्पेस में, रेडिएशंस, ओके। हमने अभी देखा कि देखो और एक बार कि दे आर रिफ्ट वैली ऑन द सन सरफेस थ्रू विच द सन्स इनर हीट कम्स आउट। सन्स इनर हीट कम्स आउट। देन when sunspot increase in number we experience more heat। क्योंकि देखो जितने ज़्यादा सनस्पॉट होंगे उतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, और जितनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी उतनी ज़्यादा ही अर्थ पर और बाकी सारे प्लैनेट्स पर आएगी, और इसके कारण जो गर्मी होगी वो ज़्यादा होगी। इसीलिए इसमें ऐसा बोला है कि जितने ज़्यादा सनस्पॉट उतनी ज़्यादा हम हीट एक्सपीरियंस करते हैं अर्थ पे। देन हमने देखो ये फोटोस्फीयर तो देख लिया। उसके बाद लाइफ स्टेज ऑफ द सन के प्रेजेंटली द सन इज़ एट अ स्टेज ऑफ फुल डेवलपमेंट। मतलब अभी सन एकदम फुल डेवलपमेंट के स्टेज पे है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द सन विल कैस टू एग्जिस्ट आफ्टर सम 5 बिलियन ईयर्स। अभी देखो इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है कि ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 5 बिलियन ईयर्स के बाद जो सन है
वो जो है वो हीट या एनर्जी रिलीज़ करना छोड़ देगा, क्योंकि उसके अंदर का जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो बाकी प्लैनेट्स को काइंड ऑफ निकलता जाएगा, कि ऐसा कुछ अभी एस्टिमेट किया जा रहा है। पर अरे किसी ने कल नहीं देखा तो 5 बिलियन ईयर तो कहाँ की ही बात है। तो ऐसा है, बट साइंटिस्ट लोगों ने अपना मस्त खोज बोझ करके ये हमें दिया है। देन द सन इज़ अवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, ये सब हमें पता है कि सन भाई मेन सोर्स है हमारे लिए ऑफ एनर्जी। सन गिव एसेंशियल एनर्जी टू द अर्थ। हमारे लिए काफ़ी अच्छी जितनी नीड है उससे भी कई ज़्यादा एनर्जी हमें सन जो है वो देता है। देन दिस इज़ हाईली एसेंशियल फॉर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मतलब सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए, ठीक है, अर्थ के लिए सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं अदर मेंबर्स ऑफ सोलार सिस्टम। तो अभी हमने सन के बारे में देखा, और अब हम देखते हैं मीटियोर्स है, फिर कॉमेट्स है, फिर हमारे टेल स्टार है। ये मेरा देखो मीटियोर्स में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देन अभी हम यहाँ से चालू करते हैं कि द हेवली बॉडीज विथ अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड अपीयरेंस एट दैट गो राउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट आर नोन एज कॉमेट्स। देखो इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सन के अराउंड इलेप्टिकल शेप में या इलेप्टिकल ऑर्बिट में, इट मीन्स के ओवल काइंड ऑफ पाथ। इलेप्टिकल का क्या मतलब होता है कि लॉन्ग ओवल पाथ, मतलब सन के अराउंड कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी बॉडी काइंड ऑफ के जो सन है उसके अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है लॉन्ग ओवल पाथ, मतलब सन के अराउंड लॉन्ग ओवल पाथ में एक बॉडी घूमती है, उसको हम बोलते हैं कॉमेट्स। और एक बार देखो सन बीच में है, उसके अराउंड इलेप्टिकल शेप में कोई चीज़ घूम रही है, तो वो जो कोई चीज़ है उसको हम कॉमेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कॉमेट्स का और एक नाम है, उसको हम बोलते हैं द टेल स्टार। कॉमेट को टेल्ड स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी वो अर्थ के पास से पास्ट होता है तो वो इतनी स्पीड में काइंड ऑफ होता है कि पीछे उसकी टेल काइंड ऑफ दिखती है, जैसे इस इमेज में है, इसलिए उसको टेल्ड स्टार बोलते हैं। व्हेन seen from the earth, the comet appeared to have a bright tail, hence known as tail star। देखो क्योंकि वो जब अर्थ के पास से पास होता है तब उसकी टेल काइंड ऑफ दिखती है, इसलिए उसको टेल स्टार बोलते हैं। ओके, देन हेरली कॉमेट। हेरलीज कॉमेट इज़ द मोस्ट वेल नोन। अभी हेरलीज कॉमेट करके एक कॉमेट है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा जाना जाता है। क्योंकि इट वॉज लास्ट सीन इन 1986 एंड वुड बी सीन अगेन इन 2062। मतलब ये जो कॉमेट था हेरलीज कॉमेट, वो 1986 में लास्ट टाइम देखा गया था, और अब ऐसा माना जा रहा है कि वो दोबारा से 2062 में देखा जाएगा। आई होप हम सब उसको देखें। देन in ancient times, it was believed that appearance of comet will cause war, epidemic, disasters, events like flood, but its appearance is just a normal astronomical event। मतलब पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जब भी कॉमेट दिखता है, जब भी टेल स्टार दिखता है, तो उसके बाद या तो वॉर होती है, या तो पेंडेमिक आता है, एपिडेमिक आता है, फ्लड आता है, ऐसा सब। बट ये सब मान्यता है जो सच नहीं है, क्योंकि ये बस एकदम एस्ट्रोनॉमिकल एक इवेंट है जो होता रहता है काइंड ऑफ, ठीक है। देन देखो हमारा कॉमेट हो गया, अब हम देखते हैं शूटिंग स्टार और मीटियोइड्स, ठीक है। तो शूटिंग स्टार्स और मीटियोइड्स सीन एट नाइट आर ऑल्सो मेंबर ऑफ सोलार सिस्टम। मतलब देखो हम ये जो कॉमेट्स है, फिर मीटियोइड्स है, फिर प्लैनेटॉइड्स है, सैटेलाइट्स है और सन, ये पूरा हमारा सोलार फैमिली है, ठीक है। ये सोलार सिस्टम है पूरा, और इसमें कॉमेट्स और शूटिंग स्टार भी इंक्लूडेड है, बस इतना। अब हम देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है कि व्हेन वी ऑब्जर्व द क्लियर बट डार्क स्काई, अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ मिल्की कलर कैन बी सीन स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच इज़ नोन एज मिल्की वे। देखो मिल्की वे की डेफिनेशन में क्या है कि एक लॉन्ग स्ट्रेच्ड पार्ट जो नॉर्थ से साउथ में है उसको हम बोलते हैं मिल्की वे। देखो मिल्की वे एकदम दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि इमेज ही इतनी अट्रैक्टिव है, तो लिटरली वो अगर हम फेस टू फेस देखें तो कितना मस्त लगेगा।
तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है इसकी आप डेफिनेशन याद रखना कि नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेच्ड पार्ट लॉन्ग बेल्ट काइंड ऑफ, जिसके अंदर मिल्की कलर्स है उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। सिंपल है। देन देयर आर ह्यूज नंबर्स ऑफ स्टार क्लस्टर्स इन मिल्की वे गैलेक्सी। अभी स्टार क्लस्टर्स क्या, तो स्टार क्लस्टर्स का मतलब होता है स्टार्स का झुंड, ठीक है, काइंड ऑफ स्टार्स का ग्रुप। एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे स्टार एक साथ में हो, जैसे देखो इस वाली इमेज में के क्लस्टर स्टार। ओके, तो मिल्की वे गैलेक्सी हमने देख लिया, कॉमेट्स देख लिए, शूटिंग स्टार्स देख लिए, और अब हम आगे देखते हैं प्लैनेट्स की थोड़ी जानकारी। उससे पहले कॉमेट्स, मीटियोइड्स एंड द मिल्की वे आर द पार्ट ऑफ वास्ट एंड वंडरफुल सोलार सिस्टम। मतलब जो मिल्की वे है, देन कॉमेट्स है, और शूटिंग स्टार मतलब मीटियोइड्स, ये सब जो है वो सोलार सिस्टम के पार्ट है। ओके, इतना क्लियर? तो आप मेरे को थम्स अप सेंड कर देना। कौन सा वाला, इमोजी वाला, दूसरा वाला नहीं। ओके, अब हम देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। अभी देखो जो प्लैनेट्स है ना उसमें दो ग्रुप्स है, एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और एक है ज्वेलेंट प्लैनेट्स। तो इनका सिंपल पहला डिफरेंस क्या है कि जो सन के नज़दीक पहले 4 प्लैनेट्स है वो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और वो 4 प्लैनेट्स के बाद जो बाकी बचे हुए 4 प्लैनेट्स जो सन से दूर हैं उनको बोलेंगे ज्वेलेंट प्लैनेट्स। ये पहला डिफरेंस कि जो पहले 4 सन से नज़दीक है वो टेरेस्ट्रियल, और एंड के जो 4 है वो ज्वेलेंट। ओके, और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो पहले 4 प्लैनेट्स है ना वो रॉकी मटेरियल से बने हैं और उनकी जो सरफेस है वो सॉलिड है, ठीक है, अर्थ की, वीनस की, मार्स की और मर्क्यूरी की, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है और ये सन से नज़दीक है, और इनकी जो सरफेस है वो रॉकी है और सॉलिड है। इतना क्लियर? हमारे टेरेस्ट्रियल में इतना ही है। अब ज्वेलेंट प्लैनेट्स मतलब जो सन से दूर है और आखिरी के जो 4 प्लैनेट्स है और जो मोस्टली गैसियस से बने हैं और सन से दूर है और उनके पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, इनको हम बोलेंगे ज्वेलेंट प्लैनेट, जिसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, अभी प्लैनेट्स में तो 2 पार्ट्स इतने ही है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड ज्वेलेंट प्लैनेट्स। और हमारी सोलार सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है, पहले 4 मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और बाकी के 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसी के साथ प्लैनेट्स वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। बस अभी हमें थोड़ा एक चार्ट दिया है वो पढ़ लेंगे और उसमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है तो लेते हैं। तो प्लैनेट्स ऑफ सोलार फैमिली, अभी ये डेटा बहुत ज़्यादा है और न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी है, तो हमसे जितना हो सके उतना हम याद रखेंगे क्योंकि इसमें से काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें भी सीक्वेंस वाइज ही लिखा है ताकि आपको सीक्वेंस में याद होता कि टेरेस्ट्रियल और ज्वेलेंट का डिफरेंस आ जाए तो आप आराम से लिख सको, ठीक है। अभी देखो पहला जो है मर्क्यूरी, तो ये सन से कितने लाख किलोमीटर, सादा किलोमीटर नहीं, लाख किलोमीटर दूर है, तो 579 किलोमीटर दूर है। और उसको रिवॉल्व करने में, देखो रिवॉल्व और रोटेशन में फ़र्क है। रिवॉल्व करना मतलब जो सन है उसके आसपास बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो हमारा अर्थ है उसके आसपास मून रिवॉल्व कर रहा है, बट हमारा अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, उसको बोलेंगे रोटेशन। और दूसरे ऑब्जेक्ट के गोल गोल घूमने को हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन, और अपनी ही जगह पे घूमने को बोलेंगे रोटेशन। तो ये याद रखना, ठीक है। ये चार्ट है जिसमें आपसे जितना याद हो सके उतना आप याद कर लेना। तो बस मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ कि सारे प्लैनेट्स हैं, उनकी सैटेलाइट्स के बारे में बताया है, फिर रिवॉल्यूशन और रोटेशन बोला है और उनकी खासियत बोली है। तो देखो मर्क्यूरी की देखें तो सबसे छोटा है, फिर जो वीनस है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फिर जो अर्थ है वो इकलौता प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, फिर मार्स जो है वो है स्मॉल, कोल्ड एंड ड्राई प्लेनेट, मार्स ड्राई प्लेनेट है, फिर जुपिटर सबसे बड़ा है, देन सैटर्न जो है वो उसके पास रिंग है, और देखो जुपिटर जो है ना वो सबसे ज़्यादा जल्दी रोटेट करता है, ठीक है। फिर जो हमारा यूरेनस है वो है, उसको किसने डिस्कवर किया था, तो उसको डिस्कवर किया था विलियम हर्शेल ने। कब किया था? 1781 में, 1781 में। ओके,
देन है नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो ग्रीन कलर्ड है और उसकी सैटेलाइट्स है टाइओन एंड नियर्ड IMP। उसका पूरा नाम, हाँ उतना ही है, सैटेलाइट। ओके, तो इतना हमने आज कवर कर लिया है। और अब नेक्स्ट में हम देखेंगे अर्थ, और उसके बाद हम बिग बैंग थियरी देख लेंगे और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। मतलब आज इतना किया और नेक्स्ट जो कल वीडियो आएगा उसमें उतना हम अराउंड कवर कर लेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछना। और तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखना, हंसते रहो, खुश रहो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।